Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing good, great and fine. तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है फॉर द सेशन 2023 एंड 24 फॉर द क्लास 11th। और मैं आपको यहाँ पे डीपली बताऊंगा, एनालाइज करूंगा यहाँ पे आपके सामने कि हमको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है और चैप्टर वाइज वो किस तरीके से डिवाइडेड है और कितने पार्ट्स हैं हमारे और कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क्स हमारे जो सीबीएसई है वो देता है करने के लिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले ही हमारे यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है कि हमारा जो एग्जाम होता है वो थ्योरी का जो होता है वो 80 मार्क्स के लिए होता है और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे एक फाइल प्रिपेयर करनी होगी जिसमें आपको 20 मार्क्स अलॉटेड होंगे, जिसके अंदर आपका वाइवा भी इंक्लूडेड होगा जो कि आपके स्कूल में ही कंडक्ट किया जाएगा। 11th क्लास के लिए भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, 12th क्लास के लिए भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ 11th क्लास का ही डिस्कशन करेंगे, 12th क्लास के लिए हम यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अकाउंट कोड जो पेपर कोड है हमारा अकाउंटेंसी का वो है 55055। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है प्रोजेक्ट वर्क। अब जो पार्ट ए है उसमें हमारे 2 यूनिट्स आएंगे। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें हमें थ्योरी ज़्यादा बताई जाएगी, जिसमें हम थ्योरी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम अपने पूरे प्रोसेस, जो अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं, जो मेजर चैप्टर्स है, जो मेजर पार्ट है वो हमारा यूनिट 2 है। लेकिन यूनिट 2 के लिए हमें यूनिट 1 को भी समझना होगा, वरना हम यूनिट 2 नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट थिंग जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है हमारे फाइनल एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे है और हमारा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर है। अब ये डीपली होता क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वो सब हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, आप लोगों के लिए ये चीज़ न्यू है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही कॉमर्स में आए हैं। 11th क्लास में हम फर्स्ट टाइम, वी आर इन नर्सरी। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो अभी हम नर्सरी में हैं और हमें चीज़ों को बिल्कुल बेस से सीखना है, हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत सारे लोग 11th को अवॉइड कर देते हैं कि हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी, बट फिर उनकी 12th भी इफेक्ट होती है और आगे जाके फ्यूचर में भी उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको अकाउंटेंसी आपके हर स्टेप में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड में जाते हैं कहीं पे तब बात अलग है, लेकिन अगर कॉमर्स फील्ड में आप जुड़े रहेंगे तो आपको अकाउंटेंसी हर एक स्टेप पे आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब जो हमारी पहली यूनिट है उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कैसे टॉपिक्स डिवाइडेड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो हमारी फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड करती है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ऑब्वियस सी बात है, पहले अगर हम अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो उसके कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग, उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन यूजर्स होते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, उनकी ज़रूरत क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, और एक बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं वही हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करी हैं पहले के कुछ पार्ट्स में। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर बन जाएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो बन जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब अगर आप बुक्स देखोगे, जैसे कि हमारी जो बुक होती है डी के गोयल या फिर टी एस ग्रेवाल, तो इन बुक्स में टॉपिक्स किस वे में डिवाइडेड हैं, वो इस वे में डिवाइडेड है। जैसे कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का या बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बना दिया, फर्स्ट चैप्टर बना दिया इसको। ठीक है, और फिर हमारी क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर बना दिया, हमारा अकाउंटिंग टर्म्स को हमारा सेकंड चैप्टर बना दिया, यहाँ पे इसको चैप्टर नंबर 2 बना दिया। तो इस तरीके से हमारा ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कि हमारी भाई एंटिटी क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है। तो ये सब जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, इनके अंदर जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, आपको हर एक चीज डीपली पढ़ने को मिलेगी इस वाले चैप्टर में। और दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर बेस। यहाँ पे चलो आप समझोगे कि अकाउंटिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होती है, तो ये हार्ड एंड हार्ड, आउट एंड आउट एक चीज है जो आपको बता देगी कि ठीक है भाई अकाउंटिंग होती क्या है। लेकिन अकाउंटिंग जब हम अंदर उसमें घुसेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, कौन कौन से वर्ड से डील करना पड़ेगा और वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके का उनका इफेक्ट होता है, वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने इस वाले चैप्टर पे बहुत मेजरली अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, होप आप ये चीज समझ गए होंगे। नाउ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग,
यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हमारे पार्ट ए है, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही अभी चल रहा है, अभी यूनिट 1 ही चल रही है और यूनिट 1 में सेकंड चीज आती है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमारी अकाउंटिंग है वो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो किए जाते हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए कहाँ से, उनका नाम क्या होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या 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 उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें हमारी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आएंगी। जैसे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, कौन सी ऐसी अजम्पशंस हैं, कौन से ऐसे बेसिस हैं जो हमें अकाउंटिंग करने से पहले याद रखने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें याद रखने चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आ जाएंगी। उसके बाद हमें अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, सॉरी। वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं, हमें यहाँ पे डीपली एक एक स्टैंडर्ड को डील नहीं करना है, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करने होते हैं कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करते हुए, वो होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब आप हायर स्टडीज करेंगे, जब आप बीकॉम में जाएंगे, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे या मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करेंगे या फिर कोई आप प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस सीएमए करेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत डीपली पढ़नी होंगी, एक एक अंदर इंसाइट इनका लेना होगा, तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। फिर कुछ नॉलेज हमें जीएसटी की भी यहाँ पे देता है सीबीएसई, और इस जीएसटी को यूज करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि भाई अगर हम देखो, अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज सिंपली रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन जो भी एक बिजनेस की होती है, ठीक है। अब उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन में टैक्स का इफेक्ट आता है, और टैक्स जब जनरली कौन सा होता है बिजनेस में, जीएसटी। तो जीएसटी के इफेक्ट को हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में किस तरीके से लेंगे, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और थोड़ा सा जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस भी हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये हमारी यूनिट 1 है। अब आती है यूनिट 2। यूनिट 2 हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, और यूनिट 3 भी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन ही है। यूनिट 3 में हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, ठीक है। यूनिट 2 जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग है ना, वो एक कंप्लीटली एक प्रोसेस ही है, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस ही है, हम किस तरीके से एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके उसको प्रॉफिट निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वही हमारी एक तरीके से अकाउंटिंग है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें देखनी है, करनी है, वो सारा हमारा यूनिट 2 का ही पार्ट है, ठीक है। वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मीनिंग एंड एनालिसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको बहुत न्यू लग रही होंगी, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक एक चीज अभी बताना शुरू कर दूं, तो फिर ये वीडियो तो मतलब खत्म ही नहीं होगी कभी, क्योंकि ये तो पूरा कोर्स का पार्ट है। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब सेकंड चीज है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, मैंने जैसे आपको बताया, अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, पहले कहाँ पे आती हैं, दोबारा सेकेंड टाइम कहाँ पे आती हैं, तो जर्नल्स, लेजर्स, ठीक है, स्पेशल पर्पज बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने सुना होता है कि अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सामान को, वो किसी अपनी गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर ने तो एक नॉर्मल सी बुक बनाई होती है, और वो यहाँ पे लिख देता है कि भाई मैंने परचेज किया इतने रुपीस का सामान, मैंने सेल किया इतने रुपीस का सामान, मेरे पास कैश आया इतने रुपीस का। लेकिन जनरली अगर हम इसको प्रॉपर वे में देखें, अगर हम इसको प्रॉपर वे में एनालाइज करें, तो वो किस तरीके से करना है, तो भाई हमें यही सब अपनी अकाउंटिंग में करना है। और इस अकाउंटिंग को करने के लिए ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि कैश बुक क्या होती है, अगर हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करनी है तो ओरिजिनल बुक्स कौन सी हैं, ठीक है, सेकेंडरी बुक्स कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। एक यहाँ पे सीबीएसई ने नोट दिया है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये चीज नोट रखनी है क्या, कि इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। जब भी हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे, हम ये क्वेश्चंस के ड्यूरिंग देखेंगे, तो हमें इन सारी चीजों को उसका पार्ट ही मान के चलना है, ठीक है। जर्नल हो गया, जर्नल के बाद हमारा लेजर आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल भी इंपॉर्टेंट है, लेजर भी इंपॉर्टेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पोर्शन से जहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है लेजर का, पोस्टिंग्स किस तरीके से होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है, ठीक है, जर्नल से हम किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं और सब्सिडरी से किस तरीके से पोस्टिंग हम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है कहीं ना कहीं, वो होता है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, देखो सिंपल सा अगर मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में बताऊं, तो बैंक रिकंसिलिएशन इज व्हाट, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वी रिसीव मनी,
या वी पे मनी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आइदर वी रिसीव मनी, हम या तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर वी आर पेइंग मनी। ठीक है, या तो हम पैसा पे कर रहे हैं। तो वो ट्रांजेक्शन आजकल जनरली किसके थ्रू रूट होती है? हमारे बैंक के थ्रू। कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गई, जो भी हैवी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे बैंक के थ्रू होती है। अब बैंक हमें कुछ कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बैंक अपने आप भी हमारे बिहाफ पे कर देता है, जो हम उनको बोलते हैं। ठीक है, एक बिजनेस बिजनेस के बिहाफ पे बोलते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैंक कर रहा होता है और हमें नहीं पता होता। तो बेसिकली रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिकंसिलिएशन इज व्हाट? डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। क्या बोला मैंने? रिकंसिलिएशन इज व्हाट? डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। मतलब आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो आप अपनी एक बुक मेंटेन करते हो, जिसको बोलते हो आप कैश बुक, कि भाई मैंने इतना पेमेंट दिया, इतना पेमेंट रिसीव किया, तो आपने अपनी कैश बुक में रिसीव किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया। सिमिलरली जब आप रिसीव और पे कर रहे हो तो आप किसके थ्रू कर रहे हो? बैंक के थ्रू कर रहे हो, और बैंक अपनी एक बुक मेंटेन करता है आपके बिहाफ पे, जिसको वो बोलता है पासबुक। अब कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है ना, जो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हो और पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये डिफरेंस का कॉज क्या है, इसको देखने के लिए वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसकी जरूरत, इसकी प्रिपरेशन और ये होती क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश करी कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, और वो डिफरेंस का कॉज क्या है, एंड फॉर फाइंडिंग दैट कॉज वी नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये क्या होते हैं अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट आपको ये भी पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जनरली अगर मैं बताऊं तो आपकी एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, उस डिक्रीज को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस डिक्रीज को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वही यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, ये सब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा है, सीबीएसई ने लिखा है कि एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड। ठीक है, मेथड में अगर चेंज आता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है सीबीएसई की द्वारा। तो एक छोटा सा चेंज है, जब हम कोर्स के ड्यूरिंग चल रहे होंगे तो हम ये चीज को डिस्कस करके चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपके प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे सारे के सारे वैल्यूज रिफ्लेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे लेजर्स खुले होते हैं उन सबकी वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारे सारे लेजर्स की वैल्यू हम रिफ्लेक्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये भी हमारा एक इवेल्युएशन करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब मान लो आपने कोई एंट्री करी है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, और वो ट्रांजेक्शन आपसे बाय मिस्टेक गलत रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, फॉर सपोज आपने परचेज किया था राम से, और आपने राम की जगह रामू कर दिया। अब आपके यहाँ पे एक आपको ये चीज सही करनी होगी, रेक्टिफाई करनी होगी। भाई आपने राम के लेजर में रिकॉर्ड करना था, यू हैव रिकॉर्डेड दिस एंट्री इनटू द लेजर ऑफ रामू। तो आपको क्या करना होगा भाई, जो आपने रामू में रिकॉर्ड कर दिया आपको उसको उल्टा करना होगा, और जो आप राम में नहीं किया आपको वो राम में रिकॉर्ड करना होगा। तो हम अपनी गलतियों को किस तरीके से अकाउंट्स में रेक्टिफाई करते हैं, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट जो हमारा पार्ट बी है, जिसमें हमारा यूनिट 3 आता है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हो चुका है, जो हमारे पार्ट ए में था। यूनिट 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हर जो चीज आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ी, वो आपको यूज होगी अकाउंट्स बनाने में। किसके? सोल प्रोप्राइटर के। स्टेटमेंट्स बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में सोल प्रोप्राइटर के। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि होता क्या है, मतलब रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ के आओगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई सोल प्रोप्राइटर, तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा, किस तरीके से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा, और किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इवेल्युएट करेगा। तो फ्रॉम ओपनिंग द बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन टू कंप्लीटली रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड इवेल्युएटिंग दैट प्रॉफिट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूनिट 3 में सीखेंगे। और ये जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर, ये सब आपको सीखने को मिलेंगी। चाहे वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो, एडजस्टमेंट्स के साथ बनानी हो, कोई गुड्स वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हो, स्टाफ वेलफेयर के लिए यूज कर रहा हो, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है, डेटर्स पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर दी तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें आपको
सीखने को मिलेंगी हमारे यूनिट नंबर 3 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ तक मैंने जितना भी बोला, ऑल्दो आपको कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि 100% ही समझ ना आई हो, और हो सकती है 5 to 50% समझ आई हो, तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी गिविंग यू ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो ऑन दिस चैनल, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सब आपका 80 मार्क्स का पार्ट है। ठीक है, एक लास्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें फीचर्स, उसके रीजंस, लिमिटेशंस। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स पूरे तरीके से नहीं गिवन होते हैं और हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचना होता है। अब कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये थोड़ा आपके लिए, जब आप 11th में अपना 1 साल गुजारोगे तब आप इतने ट्रेन हो जाओगे कि आपको चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगेंगी। अभी आपको लग रहा है हाय राम ये होगा कैसे, बट ये सब चीजें हो जाएंगी। नाउ द पार्ट सी इज कि आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। प्रोजेक्ट वर्क में आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर। इन टॉपिक्स पे आपको एक फाइल बनानी होगी। स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ऑल्दो आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको ये चीज बता देंगे। ठीक है, तो हमें जर्नल्स से लेके, लेजर से लेके लास्ट में एक बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचना होता है, वो ही आपको पूरी प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक चूज कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक यहाँ पे गिवन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको ये पूरे टॉपिक गिवन है और आप इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और उस पर अपने प्रोजेक्ट वर्क को बना सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ऑल्दो गूगल पे मिल जाएगी, आपका सिलेबस, बट इफ यू वांट तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, जिसमें 11 12 दोनों का सिलेबस गिवन है। आपके लिए जो रिक्वायर्ड होगा आप उसको फॉलो करें और देखें, अपनी बुक के साथ कंपेयर करें। इफ यू आर यूजिंग अ ओल्ड बुक, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए हैं, वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूली इंक्लूडेड हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपकी बुक में नहीं है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ऑल्दो आपको यहाँ पर सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, यू आर फ्री टू डू अ कमेंट। आप कमेंट करिए, पूछिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द रिप्लाई ओवर इट। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।